आज हमारे साथ हैं मोहिश जी सोनी। जिनके थोड़ी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इन्होंने जियोग्राफी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रखी है और लगभग 3 अटेम्प्ट दिए हैं आरएस के। अभी वर्तमान में आरएस तहसीलदार रूप में सिलेक्ट हुए हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आज ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है मुलाराम जी सोनी, जो कि ग्रामीण परिवेश से उठकर निकले हैं और वो आज उच्च पदों पर तहसीलदार पद पर हैं। और उनकी मुख्य जुबानी जो भी उनकी कहानी थी वो आपके सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब जीरो से हीरो कैसे बनते हैं व्यक्ति, इनके बारे में पूरी बताएंगे कहानी। और एक विद्यार्थी जब गांव से शहर आता है और फिर बाद में वो क्या क्या प्रॉब्लम्स का मतलब सामना करता है, तो उनके बारे में जो विद्यार्थी के मन में जो जिज्ञासा रहती है, प्रश्न रहते हैं, वो सारे आज इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर सुनना ताकि आपकी लाइफ में जरूर काम आ सकता है। तो आप जब आए थे आरएस के लिए यहाँ पर, तो सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर सेल्फ किया था, क्या किया था? सबसे पहले नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छा समय निकाल के जो पॉडकास्ट रखा है उसके लिए आपका हिमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं पहले अपना सामान्य परिचय देता हूँ, मेरा नाम मुलाराम सोनी है और मैं बीकानेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैंने आरएस 2024 में 203 रैंक प्राप्त की है, जिसमें संभवतः जो है आरटीएस जो तहसीलदार सेवा है वो मुझे अलॉट होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और बाकी मैं मैंने सेल्फ शुरू में कोचिंग ली थी, उसके बाद में मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की थी और उसके माध्यम से मैंने पढ़ाई। तो आपने लगभग जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जी। और उसमें दिया, फिर सेकंड दिया, थर्ड दिया, तो ऐसी क्या कमी रही थी उस मतलब तैयारी में? फर्स्ट अटेम्प्ट जो था 2021 में मैंने दिया था और उस दौरान कोरोना के दौरान मैं अपने सिलेबस जो है पूरा नहीं कर पाया था। फिर फटाफट थोड़ा पढ़ने के चक्कर में मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाया, हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाया। जैसे ग्रामर में मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे 21 वाले में, तो कुछ कमियां 21 में रही। और 23 में मेरी मेजर कमी मुझे लगा, मैंने करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके और थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कम किया था। 24 में मैंने इन सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया, इंग्लिश में मैंने ठीक कर ली, करंट अफेयर्स को भी रिलेट किया, तो मुझे लगता है ये उसी वजह से एक अच्छा सुखद परिणाम। आरएस में टोटल कितने पेपर होते हैं? आरएस में जो है एक प्री होता है, प्री में जो है 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। उसके प्री क्लियर होने के बाद मेंस में 4 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के और 800 नंबर का, और फिर 100 नंबर का एंट्री होता है। तो कुल 3 फेज होते हैं। तो सिलेबस में कितना डिफरेंट है? सिलेबस में कैसे मतलब डिफरेंट है, मतलब प्री में और मेंस में कितना अंतर है? जी, लगभग प्री में कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये मेंस में नहीं है। मेंस में जैसे 4th पेपर इंक्लूड हो जाता है पूरा हिंदी इंग्लिश, वो प्री में नहीं है। बाकी मैक्सिमम टॉपिक जो प्री में है वो मेंस में काम आ जाते हैं। अच्छा जी। तो सिलेबस में कौन से मतलब टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है? सिलेबस में जैसे मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 छोटे सब्जेक्ट हैं, उन पे जो है ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा इथिक्स है, पवेड है, 4th पेपर है, ये काफ़ी स्कोरिंग है, तो इन पे अलग से जोर दिया जा सकता है। क्योंकि कट ऑफ भी देखते हैं काफ़ी कम जाती है, जैसे 2024 में 208 गई है। अगर जो कम टाइम है तो बंदा इन चीज़ों पर फोकस कर ले, बाकी को नॉर्मली पढ़ ले, तब भी उसका काम हो सकता है। मतलब कम टाइम में 4th पेपर पर ज़्यादा ध्यान दे। हाँ, 4th पे, पवेड पे और इथिक्स पे और 6 छोटे सब्जेक्ट। जब जैसे विद्यार्थी जब गांव से आता है तो उस समय वो जीरो रहता है जी। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि भाई नोट्स कहाँ से पढ़े, कोचिंग कहाँ से पढ़े। बिल्कुल। तो कोई और कोचिंग के नोट्स देखता है, उसको और बेटर लगता है, या उसमें से दिखे कि भाई 2016 में या 2018 में उसमें से ये प्रश्न आया, तो विद्यार्थी वो जिज्ञासु होकर वो नोट्स खरीदता है, वो इधर खरीदता है, तो विद्यार्थी उस समय कंफ्यूज में रहता है, क्या करना पड़ेगा? देखो, कोचिंग का ये है कि पहले तो ये क्वेश्चन की कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें अगर जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, तब तो उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकता है। लेकिन अगर विद्यार्थी नया है, उसको मार्गदर्शन नहीं है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, बस उसका एम है कि उसको आरएस बनना है, बट वो कैसे प्रोसेस करेगा इसकी जानकारी नहीं है, अगर वो समर्थ है तब वो कोचिंग ले सकता है। और फिर कोचिंग में फिर ये है कि अपने को कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ता है, जब क्योंकि अपन स्टूडेंट है, अपन स्टूडेंट को अपने जो गुरु हैं उन पे भरोसा करना पड़ेगा, तो जो उनके नोट्स हैं उन पे भरोसा करने पड़ेगा। और मैक्सिमम जितना मैंने पाया है, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो वो सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से लिखने की सलियत डेवलप कर लेते हो, बोलने की जो इंटरव्यू में कला विकसित कर लेते हो, तो कोई भी कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है और आपको उन्हीं पे अमल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना चाहिए। तो आपने कहा कि जैसे सेल्फ भी आप कर सकते हैं अगर मन में है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। तो उस समय भी तो मतलब डाटा की जरूरत पड़ती है, किताब नोट्सों की। हाँ, नोट्स आप कोचिंग के ले सकते हो या फिर ऑथेंटिक बुक्स है वो उठा सकते हो, बट आप मतलब उनको खुद से पढ़ रहे हो तो वो आपकी सेल्फ स्टडी है। लेकिन लंबे समय तक कोचिंग करते हैं, मतलब जैसे तैयारी करते हैं, जी जी, तो फोकस रहना बड़ा मुश्किल काम है। यस। तो उस समय क्या क्या समस्याओं से बचना चाहिए? देखो, इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी समस्या मैं यही देखता हूँ, काफ़ी बच्चे आते हैं और 70-80-70-50% के अराउंड जो है पढ़ाई से कटने लगते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें उनको ज़्यादा समय समय पर आकर्षित करने लगती है। फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर अदर जो हैबिट डेवलप कर लेते हैं एक शहरी वातावरण में,
तो स्टूडेंट को मजबूत बन के ही यहाँ पे आना चाहिए। उसका एम और गोल जो है क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, बाकी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फैमिली है तो उसको भी एक लिमिटेड टाइम दो, ब्याह शादी है तो उनको भी एक लिमिट में रखो। जो मेन टारगेट है ना, फोकस उसी पे, जैसे अर्जुन का फोकस रहता है वैसे फोकस होना चाहिए उसका। बाकी चीजें बिल्कुल साइड में हो जानी चाहिए, मुख्य एम हो, और भटकाव से बचना चाहिए उन चीजों से। सही है। तो हम जैसे लंबे समय में मित्र भी बनते हैं काफी। हाँ बिल्कुल। और कोई विद्यार्थी होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है बिल्कुल। और नहीं होता है, या फिर बहुत लंबी या पीछे रैंक आ जाती है, बिल्कुल। तो उस समय भी वो बोलता है यार सही रैंक आई नहीं है या फिर हुआ नहीं है। यस तो यस फिर बाद वो डर जाता है। जी। तो उसको मतलब ऐसे क्या करना चाहिए उस समय? देखो जैसे आरएस के लिए मेनली बोला जाता है कि ये तो एक चक्रव्यूह है, इसमें कई बार क्या टाइम लग जाता है, उसको पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, क्योंकि एक अटेम्प्ट आता है, दूसरे में आने में काफी टाइम लग जाता है। और मान लो अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो खुद में इतना विश्वास रखें, मेंस भी लिख रहे हो तब विश्वास रखें, अगर पास नहीं हो पाते हैं तो कि भी दूसरे तीसरे में तो निरंतरता बनाए रखनी है और हार नहीं माननी होती है इसमें। जनरली एक ना एक दिन निकल जाती है वो चीज। लेकिन इसमें थोड़ा ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं गांव से जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर भी रहते हैं, जी तो वो भी लंबे समय तक कोचिंग कर नहीं सकते, जी। तो उनको क्या करना चाहिए? देखो उनके लिए जहाँ तक मुझे लगता है एक स्कीम भी राजस्थान गवर्नमेंट की चल रही है, जो बच्चों को कोचिंग योजना के अनुप्रति कोचिंग योजना, धन्यवाद। तो उसके माध्यम से अगर एडमिशन ले पाए, या फिर कुछ जो है सीनियर्स या फिर कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे मिलके जो है सेल्फ स्टडी भी वो कर सकते हैं उनके मार्गदर्शन के माध्यम से। जो जैसे गांव से आते हैं विद्यार्थी, तो उनको आरएस के लिए जैसे सबसे पहले आते हैं ना, तो या तो सेल्फ जैसे गाइडेंस बहुत कम मिलता है गांव में। Yes. लेकिन अगर माना कि वो आता है, दोस्त मित्रों को देखता है, तो आरएस के उस समय कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? उसमें प्री करे, मेंस करे? अच्छा, अगर बच्चा मतलब एकदम जस्ट ग्रेजुएट करके आ रहा है या उससे पहले आ रहा है, तो मुझे लगता है उसको पूरा फाउंडेशन का कोर्स करना चाहिए। जनरली प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों अलग अलग नहीं है, इनकी तैयारी एक साथ ही की जाती है। बाद में पूरा कोर्स सिलेबस साथ में होता है, और सिलेबस होने के बाद में जो है एग्जाम देना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद में उसमें प्री भी हो जाएगा आपका, मेंस के टाइम आप मेंस ओरिएंटेड हो जाओगे और इंटरव्यू दे लोगे। तो अलग अलग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि जस्ट वैकेंसी आई, जस्ट किसी ने तैयारी शुरू की, तो फिर उसमें जो है प्री मेंस जो है अलग अलग चला सकते हैं। तो एक तैयारी करने में अगर ईमानदारी से कोई बच्चा तैयारी करता है जी, तो कितना टाइम लग जाता है? आरएस में क्योंकि सिलेबस भी जो है काफी वाइड है, तो मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल तो चाहिए। 1.5 साल ईमानदारी से करे तो? हाँ 1.5 साल। सही है। और अगर कोई कमजोर है, जैसे बच्चे आते हैं गांव से, तो उनकी इंग्लिश ज्यादा कमजोर रहती है, हिंदी कमजोर रहती है, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी है, तो इसमें ज्यादा ध्यान देने वाले सब्जेक्ट कौन से? जी, ये एक जो है राजस्थान के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए मुख्य समस्या है कि फोर्थ पेपर में इंग्लिश में मेरी खुद की भी जो कमजोर थी, और उसमें अपने को ये है कि जनरली मैं देखता हूँ कि फोर्थ पेपर में बच्चे इंग्लिश को पूरा ही छोड़ देते हैं, कि मतलब ये अपने से होगा ही नहीं, अपन करेंगे नहीं। मुझे लगता है उसको एक लिमिट तक तो पहुंचा देना चाहिए कि भाई 80 नंबर का आ रहा है, 208 जैसी कट ऑफ जा रही है, तो मुझे मतलब कम से कम 20, 25, 30 नंबर तक का तो मैटर तैयार कर लेना है। कुछ लिखने की ऐसी शैली विकसित बिल्कुल न छोड़े, उसको लिखने की शैली विकसित करे, पैराग्राफ वगैरह लिखे, लेटर वगैरह लिखे, कुछ चीजें इजी भी है उसमें, कहीं के मार्क्स मिल सकते हैं। तो पूरी तरह नहीं छोड़ना है उसको, बस एक सीमा तक पहुंचाना है कि मुझे इसकी इतनी तैयारी कर लेनी कि इतने नंबर आ जाए, बस ये चीज करनी है। राइटिंग का कितना योगदान रहता है? हैंड राइटिंग का एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई योगदान रहता है, बस अच्छी लिखावट है तो अच्छी बात है, बस थोड़ी जो है पढ़ने लायक होनी चाहिए, लैंग्वेज जो अपनी लिख रहे हैं, जो चेक करने वाला है वो पढ़ पाए उसको अच्छे से। इतने है। इतना। जैसे विद्यार्थी इंटरव्यू में भी डरते हैं जी, तो अगर किसी की मतलब प्रॉपर माना कि एक जीरो विद्यार्थी, हम एक जीरो लेवल व्यक्ति से बात करते हैं और वो मतलब इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, तो भी अगर वो जाए तो किस किस चीजों का ध्यान रखे तो उसको मतलब अच्छा रहे? देखो अपने आप में ये तैयारी इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एथिक्स, पबेट जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी होता जाता है, उसमें घबराहट जैसे गुण भी कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं। और फ्रेंड सर्कल है वो भी, क्योंकि उससे पूर्व में भी काफ़ी तैयारी की जाती है, इंटरव्यू से मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए जाते हैं, तो वो भय कहीं ना कहीं वहाँ पे भी दूर हो जाता है। फिर भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में ऐसी परिस्थिति बनती है तो बच्चे को अपना दृढ़ता दिखानी चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अगर डरा तो ये और ज़्यादा खराब हो जाएगा। अगर इंटरव्यू खराब दिशा में जा रहा है फिर भी उसको मजबूत रहना चाहिए। मतलब कितना योगदान रहता है इंटरव्यू का? नो डाउट अच्छा योगदान है, क्योंकि इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करता है। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी डरते हैं कि इंटरव्यू या कैसे प्रश्न पूछेंगे। ना, इंटरव्यू डरने का विषय नहीं है, इंटरव्यू में जस्ट आपने क्या पढ़ा है आज तक, मेनली ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो वो गुण देखे जाते हैं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हम जैसे कि नोट्स वोट्स जितने भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा रहता है जी, तो विद्यार्थी रटने भी लग जाते हैं, कुछ होते हैं जो क्योंकि 12th क्लास पास करते हैं तो रटा मार से आते हैं, तो फिर बाद में वो भी एक दो टॉपिक पर रट जाते हैं और उसी को रटने लग जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? सिलेबस रट कर बैठना चाहिए या फिर रीडिंग मारनी चाहिए? बार बार क्या करना चाहिए? देखो इसमें क्या है, आरएस में दोनों ही चीजें हैं।
कुछ कुछ जो फैक्ट वगैरह है, कुछ फैक्चुअल पोर्शन है, उसको रटने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार रट जाता है तो अपन लिख भी पाते हैं। और कुछ चीज समझने की चीजें उनको नो डाउट समझना ही चाहिए, उसको रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसको जो अच्छे टीचर वगैरह है, या फिर आजकल ये जो है AI वगैरह का भी जमाना है, तो उन चीजों की हेल्प लेके कीवर्ड्स का ज्यादा ध्यान बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का भी कितना? शॉर्ट नोट्स, मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स अगर टाइम है, पर्याप्त समय है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए जाने चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। अगर 2 साल की तैयारी करे तो शॉर्ट नोट्स। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लास्ट में फटाफट रिवीजन कर पाओ, आपको की पॉइंट्स आपके माइंड में रहे और आपको समरी बैकग्राउंड पीछे का पता हो, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो कोई कहता है जैसे सिलेबस जैसे या टॉपिक पढ़ा आपने जी। तो फिर बाद में उसको बंद करो और फिर बाद में रिवीजन करो, तो ऐसा भी करते हैं? ना, ये अच्छी जो है टेक्निक है मुझे लगता है। आपने अगर कुछ पढ़ लिया, या तो उसको लिख के देख लो, या फिर उसमें मनन करके देख लो कि आपको उसमें से कितना याद है, और जो चीज याद नहीं है उसको वापस आप रजिस्टर खोल के देखो, ताकि वो याद रहे आपको। तो जैसे सिलेबस होता है तो उसका डिस्कशन का कितना योगदान रहता है अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, या किसी के दोस्त मित्र ना है तो वो क्या करे? देखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो है डिस्कस करके, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं जो पढ़ता था वो डिस्कस करूं, मैंने पर्सनली ऐसा नहीं किया। और कुछ लोग करते भी है, उनको भी सक्सेस मिलती है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ पाते हो, आप कैसा जो है इजीली फील करते हो, आप वो तकनीक अपना सकते हो। जैसे आपने लगभग मैंने देखा कि आप सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करते हो। जी। मैं करते नहीं हूं, अभी आपने आईडी वाईडी खोली, तो सोशल मीडिया का कितना यूज करना चाहिए, कहाँ तक रहना चाहिए? सोशल मीडिया पर अगर आप पे जो है स्वयं पे नियंत्रण है, तब आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, और उसमें लेकिन आपका पूरा नियंत्रण रहना चाहिए, उसमें आपकी पढ़ाई पे बिल्कुल भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और अगर हो सके तो सोशल मीडिया से जब तक आप जो है लाइफ में कुछ नहीं कर लेते, अपने गोल्स प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कट के रहना चाहिए, अगर आपकी वो बाधा बन रहे हैं तो। हाँ, तो सोशल मीडिया में जैसे नोट्स है या कोई क्लास है, तो ये ज्यादा ऑनलाइन देखना ज्यादा अच्छा रहता है या फिर कोई नोट्स किताब पढ़ना बहुत ज्यादा बेटर रहता है? देखो, ये भी स्व नियंत्रण की बात है। अगर आप में अच्छा नियंत्रण है, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पढ़ाई ही कर रहे हैं, तब तो पढ़िए, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन ऐसा आपका ध्यान भटक जा रहा है, आप 5 मिनट पढ़ते हैं, बाकी 50 मिनट कहीं सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म पे निकाल देते हैं, तो उससे अच्छा मुझे लगता है अपने जो नोट्स हैं वही सही है। क्योंकि रील्स बहुत ज्यादा चलती है आजकल। हाँ, तो माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जैसे विद्यार्थी हैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है जी। और शहर में आता है, तो उस समय कोचिंग या फिर कोई कोचिंग करते हैं बच्चे, आजकल नए नए आते हैं, 12th पास होते हैं, हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, तो कि लड़की वड़की में कुछ प्रेम चक्कर में भी पड़ जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जो गोल्स हैं, अपना जो लक्ष्य है, उसको प्राथमिकता दे। अपने जो आपको अपने माता पिता ने जो उद्देश्य के साथ भेजा है, उसको कभी भूले नहीं, और ये बाकी इतर चीजों से आप दूर ही रहें, तो आप ताकि आप अच्छी स्टडी कर पाएं। क्योंकि गांव और शहर के माहौल से विद्यार्थी काफी अंतर रहता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं चलो प्रेम प्यार कुछ नहीं, नॉर्मली फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो वो धीरे फ्रेंड्स बनाते हैं, लिविंग रिलेशन भी चलता है आज के शहर में, तो उन चीजों में होनी चाहिए या फिर गाँव वाले विद्यार्थी को विशेष क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखो, आप ये चीजें ठीक है, बट आपकी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। आपका जो मेन एम है वो उससे दूषित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि आप भटक गए और आप दूसरी दिशा में चले गए, ये नहीं होना चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। और आर्थिक रूप से विशेषकर ध्यान, सबसे ज्यादा इस रास्ते पे चलने के लिए आर्थिक योगदान बहुत ज्यादा है, तो उस समय विद्यार्थी को कितना क्या लेकर चलना चाहिए गाँव वाले विद्यार्थी को? देखो, अगर गांव का विद्यार्थी है और उसकी फैमिली सक्षम है कि उसको जयपुर में जो है पढ़ा पा रही है, रहने खाने का कर पा रही है, तब तो अच्छा है। और नहीं कर पा रही है तब भी मैं देखता हूँ विद्यार्थी करते हैं कुछ, जो है कोचिंग में काम करते हैं, मतलब कॉपी चेकिंग का करते हैं, ऐसा कुछ करके भी साथ में स्टडी को जारी रखा जा सकता है। क्योंकि संघर्षों की कहानियां तो हमने खूब पढ़ी है, खूब IAS IPS, ये इवन PM CM तक बन गए जिन्होंने जो है संघर्ष करके बने, तो उसकी तो बात निराली है। अगर वैसी परिस्थितियां मिलती है तो मुझे लगता है अगर मैनेज कर पा रहे हो तो ये चीजें कर लेनी चाहिए। मैंने आपके मतलब भैया जी है तोलाराम जी, तो उनकी आईडी देखी है, तो आपकी हर सफलता में मैंने उनकी फोटोज देखी है, तो आपकी फोटो लगी हुई है। आज PhD, आज नेट है, आज JER क्लियर कर दी मेरे बड़े भाई ने, मेरे छोटे भाई ने, तो आपके मतलब परिवार में लग रहा है भाई का ज्यादा योगदान रहा है, तो इसमें आपके भाई के बारे में क्या कहोगे आप? जी, मेरा भाई जो है तोलाराम सोनी उनका नाम है, और मुझे लगता है एक मेरे पिता ने भी मेरे को काफी सपोर्ट किया है, लेकिन एज ए दूसरे फादर के रूप में कहूँ तो मेरा भाई है। मतलब एक पिता जितना देखता है उतना ही मेरे भाई ने मेरे को संभाला है। मतलब मैंने कभी पिता तक कोई बात पहुंचनी नहीं दी, कुछ भी हुए भाई को बता दिया, कुछ भी पैसा चाहिए घर से चाहिए तो वो भाई ने अरेंज कर दिया। मतलब दूसरा बार तो कभी कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चाहे उसके पास हो नहीं हो, उसने मेरे को मैनेज करके दिया है। और आपस में हमारा इतना प्रेम है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेंटली सपोर्ट कितना दिया आपको? काफी बहुत सपोर्ट दिया है, क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट है, उससे पूर्व मैंने इंटरव्यू दिए थे, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी उन्होंने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं है, हमें तेरे पे विश्वास है, तू तो हमारे लिए RS ही है, चाहे तेरा हो चाहे नहीं हो।
तो अच्छा। उतना जो सपोर्ट मिला तो वो काफी ज्यादा था। भैया का योगदान मतलब काफी रहा है, बहुत मतलब बहुत सपोर्ट, आप अगर असफल हुए तो भी फिर भी बोला कि चलो बिल्कुल, वो टेंशन मत कर। एकदम बैकबोन बन के रहे। आपके भैया ने, अब माता जी के बारे में, आज मदर्स डे है तो माता जी के बारे में। मेरी मम्मी जो एक हाउसवाइफ है, और उनका तो, माताओं का तो सपोर्ट रहता ही है, हर बच्चे के लिए रहता है, क्योंकि एक इमोशनल, उनको ज्यादा पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है खाना हालांकि। खाया नहीं खाया, हाँ बस ये, स्वास्थ्य है कि नहीं है। बिल्कुल मम्मी का फोन मतलब घर डेली आता है, एकदम किसी का डेली फोन आता है तो वो मम्मी है, उनका एक फिक्स टाइम पे डेली आएगा कि बच्चा जो है पढ़ाई भी खराब नहीं हो जाए, वो फिक्स टाइम पे फोन करेगी, थोड़ी सी बात करेगी, खाना वाना पूछेगी। वो तो उल्टा ये सही कहती है, थोड़ा कम पढ़ना, नींद पूरी देना, ये चीजें ज्यादा करती बहुत अच्छी, आपने फोन की बात की तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। है। तो जैसे काफी विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो वो क्या है कि धीरे धीरे पहले आते हैं तब तो उनको घर की बहुत याद आती है, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आने के बाद माहौल में इतने इस तरह हो जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, तो उनको समय हमेशा रेगुलर अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर 5-10 मिनट निकाल लो माता पिता के लिए तो कोई उसमें बुराई नहीं है, माता पिता से तो बात करनी चाहिए। इतने तो यहाँ पर बिजी रहते नहीं है, हाँ, निकलते जाते हैं बिल्कुल टाइम। बिल्कुल, आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आपके पास 20-30 मिनट तो होते हैं, आप घर वालों से बात कीजिए। कोई आपके कुछ माइंड में चल रहा है, कोई प्रेशर, कोई डिप्रेशन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बट वो सब कुछ शेयर किया जाना चाहिए अपने माता पिता से। और इसी तैयारी के दौरान मतलब जैसे कभी कभी गाँव जाना, माता पिता भी बोलते कभी आओ गाँव आओ, जी। तो उस समय जैसे 2 साल होते हैं तो उस गाँव कितनी बार जाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से जनरली अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो त्योहार है उन पे आप चले जाओ, क्योंकि त्योहार पे। त्योहारों पे माता पिता को और फैमिली ज्यादा याद आती है आपकी, भाई बच्चा भी पास हो, तो उस टाइम चला जाना चाहिए। बाकी आप अपना शेड्यूल है उसको फॉलो करो, बाकी आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तब गाँव जाते रहना, क्या दिक्कत है। और आपके यहाँ तक जर्नी में आपने कोई चीज़ ऐसी सीखी है जो आप सबको बताना चाहोगे कि ऐसी चीज़ जो गलती आपने की वो आप बच्चे दूसरे गलती ना करें। अ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि हार नहीं मानना। हालांकि मेरा पहले में नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी दो थोड़ा एक बार लगा, डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ भी क्रिएट हुई, लेकिन मैंने उससे खुद को जो है बाहर निकाल लिया। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उनसे सीखा कि भाई वो भी कई बार फेल हुए जीवन में, लेकिन बाद में उन्होंने जो बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है, तो उनसे काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो किसी भी बच्चे को अगर जो पढ़ने वाला है, मेहनत कर रहा है कंटिन्यू, अगर उसको असफलता मिलती है तो उसको हार मानने की आवश्यकता नहीं है, शायद भगवान ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा होता है। तो ये चीज़ नहीं है। कभी अकेले में रोए हैं आप। अकेले में जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तब वो स्वतः ही चीज हो जाती है, उसमें करने की आवश्यकता आपने भी कभी प्यार किया। है। ऐसा कुछ नहीं पूछे मेरे से। सही है, क्योंकि जीवन है तो जीवन में ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि हम एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। प्रकृति से परे नहीं है। अगर माना कि वह व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ सब त्याग दे तो वो एक पत्थर के समान ही हो सकता है। वो बिल्कुल, पत्थर ही एकमात्र ऐसा जो उसमें ये चीजें नहीं है, और नॉर्मली है, युवा है, सब चीजें समझते हैं। हाँ प्रकृति नेचर है तो सब करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। सही बात है। अच्छा लगा आपसे मतलब डिस्कशन करके, मेरे जितने प्रश्न थे वो कोशिश की मैंने पूछने की, और हमारे फर्ज साहब है, कोई प्रश्न है तो आप जरूर बताइए विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनके लिए काम आ जाए। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत धन्यवाद।